हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में समय यात्रा की बात करूंगा। टाइम ट्रेवल। देखिए, समय यात्रा की हम बात कर रहे हैं। ये वीडियो रोचक इसलिए नहीं होने वाला है कि हम समय यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए होने वाला है कि सबसे पहले समय यात्रा भारत में हुई थी। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम बात करते हैं समय यात्रा की, जिसको हम कहते हैं टाइम ट्रेवल। देखिए, सबसे बड़ी बात, 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में भले ही वैज्ञानिकों के बीच की चर्चा का विषय रहा हो ये समय यात्रा। 1895 में एक उपन्यास छपी थी, जिसको H.G. वेल्स ने यह उपन्यास लिखा था, और इस उपन्यास का नाम था द टाइम मशीन। और इस उपन्यास के बाद आम लोगों के बीच भी समय यात्रा फेमस हो गया था। लेकिन इस समय यात्रा का जो इतिहास है, इसका संबंध है हमारे भारत से बहुत गहरा है और महाभारत के टाइम से बहुत गहरा है। जो पहली बार जो समय यात्रा हुई थी वो भारत से हुई थी, और जिस जगह से हुई थी वो जगह आज गुजरात में स्थित है। तो इस पर हम चर्चा करने से पहले हम समय के बारे में चर्चा करेंगे कि समय क्या है, समय को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम समय की बात करते हैं कि समय होता क्या है। समय, क्या जो घड़ी में वक्त घूम रहा है वो समय होता है? नहीं। समय को डिफाइन करने के लिए हम मूवमेंट को बताते हैं कि किसी के सापेक्ष, किसी के रिलेटिव मूवमेंट, यह समय होता है। अगर हम ये कहें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक चक्कर लगा देती है तो 1 साल कंप्लीट होता है, तो वो जो समय हमने बताया पृथ्वी को लेकर के, वो सूर्य के सापेक्ष में बताया। अगर हम कहते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, तो वो स्थिर या गतिमान किसी न किसी की रिस्पेक्ट में होता है, किसी न किसी के सापेक्ष होता है। समझ में आ गया? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा समय को। न्यूटन के क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो टाइम है वो निरपेक्ष होता है, अर्थात एब्सोल्यूट होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है। और न्यूटन के अनुसार जो समय होता है एक कॉन्टिन्यूअस एवं यूनिवर्सल डायमेंशन है, जिसका फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, जिसका फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, और ये घटनाओं के प्रोग्रेशन को डिफाइन करता है, और सभी घटनाएं उसी फ्लो में आगे बढ़ती हैं। ये न्यूटन का क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था कि जो समय होता है वो निरपेक्ष होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आइंस्टीन ने अपना थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, तो उनके अनुसार जो समय है वो सापेक्ष है, वो रिलेटिव माना जाने लगा। जब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित हुई सन 1905 ईस्वी में, आइंस्टीन के अनुसार जो समय है वो सापेक्ष है, अर्थात रिलेटिव है, जिसका फ्लो एक ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड से के साथ जुड़ा है। आइए जरा समझते हैं। आइंस्टीन कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के साथ एक चादर के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ एक चादर के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर इस चादर पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अर्थात ग्रेविटेशनल इफेक्ट डाल दिया जाए तो इसके समय रेखा में झुकाव आ जाएगा, इसके समय रेखा में फैलाव आ जाएगा, या इसकी समय रेखा झुक जाएगी, ऐसे दब जाएगी। अर्थात इसके ऊपर हम कोई ऐसा ग्रह या ऐसा पिंड रखें जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, तो ये ऐसे फैल जाएगा।
समझ में आया? इसको हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन अर्थात समय का फैलाव। मतलब आइंस्टीन कहते हैं कि समय स्थिर नहीं है, समय सापेक्ष है, अर्थात समय भी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग हो सकती है। हम जैसे कहते हैं कि आपका घर स्थिर है, तो हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखकर बोल रहे हैं कि आपका घर स्थिर है? क्योंकि हम भी पृथ्वी पर हैं और हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं कि आपका घर स्थिर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा से देखे या अंतरिक्ष से देखे तो आपका घर वो गतिमान बताएगा, क्योंकि उसके उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चूंकि धरती गति कर रही है, इसलिए वो आपके घर को भी गतिमान बताएगी। इसका मतलब जो टाइम होता है वो किसी न किसी के सापेक्ष होता है, किसी न किसी के रिलेटिव होता है। यह थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले। लेकिन मैं ये मानता हूं जो ये अपना समय टाइम डायलेशन ये जो है ये हमारे भारत के पुराणों में मिलता है सर्वप्रथम। ये मेरा मानना है। आगे देखिएगा, मैं एक कहानी बताऊंगा महाभारत की, तो आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम ये टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आइंस्टीन महोदय कहते हैं अगर किसी की स्पीड, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर किसी की स्पीड प्रकाश की स्पीड के स्पीड के बराबर हो जाए, अर्थात लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए अगर किसी की स्पीड, तो वो समय यात्रा कर सकता है। आइंस्टीन कहते हैं अगर किसी की स्पीड प्रकाश की स्पीड को मैच कर ले, जो प्रकाश लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड को अगर कोई मैच कर लेता है, इसका मतलब वो समय यात्रा कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या समय यात्रा भूतकाल और भविष्य काल में दोनों में संभव है? तो भूतकाल में एक विरोधाभास उत्पन्न होता है जिसको एक पैराडॉक्स के रूप में हम समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप भूतकाल की यात्रा करके आप टाइम मशीन के थ्रू भूतकाल में जाते हैं और उस समय में पहुंच जाते हैं जिस समय आपके माता पिता का विवाह हो रहा हो, और उस विवाह को आप रोकने का प्रयास कर देते हैं और उस विवाह को आप रोक देते हैं, तो फिर आपका अस्तित्व ही नहीं होगा वर्तमान में। फिर आप वर्तमान की यात्रा कैसे कर रहे हैं? इस विरोधाभास के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अतीत में यात्रा संभव नहीं है। अतीत में यात्रा संभव नहीं है क्योंकि अतीत में जो घटनाएं घट चुकी, उस घटनाओं की छवि और ध्वनि ब्रह्मांड में कणों के रूप में विद्यमान होती है। तो अगर आप समय यात्रा कर भी लेते हैं तो सिर्फ अस्तित्व की इन घटनाओं को आप बदल नहीं सकते। आप बस उनको देख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते, क्योंकि वो कणों के रूप में विद्यमान होती हैं। अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो वो कण बिखर जाएंगे, वो कण बिखर जाएंगे और वो जो छवि होगी, वो जो ध्वनि होगी अस्पष्ट हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी या मिट जाएगी। तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब बात आता है भविष्य की यात्रा, अर्थात फ्यूचर में क्या हम यात्रा संभव कर सकते हैं? भविष्य की यात्रा हम कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी से। कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो लाइट की स्पीड है, जो स्पीड होनी चाहिए वो लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। अगर हम प्रकाश की स्पीड, एक ऐसा यान बना दें या एक ऐसी रेलगाड़ी बना दें या एक ऐसा जहाज बना दें जिसमें हम बैठ सकें और उस जहाज की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर हो, तो हम समय यात्रा कर सकते हैं। आइए हम एक टाइम डायलेशन कैसे आया, टाइम डायलेशन का क्या फॉर्मूला, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास टाइम क्लॉक है जिसको हम बोल सकते हैं लाइट टाइम क्लॉक। एक ऐसा कुछ टाइम क्लॉक है जिसमें से इधर एक ऐसा सोर्स है जहां से
प्रकाश के कण, प्रकाश के पार्टिकल यहां से निकल रहे हो और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा है, यहाँ पे टकरा रहे हो, ऐसे प्रकाश का कोई लाइट का पार्टिकल है वो ऐसे निकल रहा हो और इस रिफ्लेक्टर से वापस टकरा के ऐसे आ रहा हो। मान लेते हैं कि जो प्रकाश यहां से यहां तक जाने में जो दूरी तय किया वो L है। हम एक सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। इसके अनुसार अगर हम इसको c माने, क्योंकि प्रकाश है, इसमें प्रकाश का पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है, तो इसलिए c, इस दूरी को अगर हम L लेते हैं तो ये हो जाएगा L अपॉन टी। तो L की वैल्यू आ जाएगी सी टी। जो ये L की वैल्यू आई, ये क्या आ गई, सी टी। सी क्या है, प्रकाश की स्पीड। मान लीजिए ये सब घटना एक यहां से व्यक्ति देख रहा है और ये व्यक्ति एक जहाज में है और जहाज गतिमान अवस्था में है। ये जो जहाज है गतिमान अवस्था में है, इसका मतलब जो ये टाइम क्लॉक है इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में स्थिर माना जाएगा, क्योंकि ये टाइम जो क्लॉक है ये भी गतिमान अवस्था में है, उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है जिस स्पीड से ये आदमी बढ़ रहा है। अब अगर मान लेते हैं ये सारी घटनाएं, ये जो प्रकाश, ये जो सारी घटनाएं हैं, यहाँ पे एक ऐसा बाहर आदमी है और ये एक ऑब्जर्वर है, इसको ये अगर देख रहा है। अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम चलते ही गाड़ी पे अगर कोई वस्तु उछालें तो वो वस्तु भी उसी गति से आगे बढ़ता है जिस गति से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो वस्तु, अगर हम बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए तो वो वस्तु भी यहाँ से आएगा। अगर इस घटना को कोई सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर ऑब्जर्व करे तो उसको उस वस्तु की गति कैसे प्रतीत होगी, उस वस्तु की गति ऐसा प्रतीत होगा, पहले ये वस्तु यहाँ, फिर थोड़ा सा जब और आगे बढ़ेगी तो ये वस्तु यहाँ, फिर थोड़ा और आगे यहाँ, फिर और आगे ऐसे। और जब उसको इन सारी रेखाओं को मिलाएगा तो क्षैतिज से कुछ न कुछ कोण बनाएंगी। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम अगर इसको समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये अभी यहां होगा, फिर थोड़ी देर में ये यहां होगा, थोड़ी देर में ये यहां होगा। उस तहत उसके मुताबिक जो ये प्रकाश की जो डायरेक्शन होगी, ये इसकी जो प्रकाश के पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसा होगा, जो कि क्षैतिज से कोई एंगल बनाएगा थीटा। अब अगर इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम ये लेंथ निकालें तो ये बराबर हो जाएगा c, और मान लेते हैं कि इसके अनुसार जो समय है वो t डैश है, तो ये t डैश हो जाएगा। क्योंकि इस डायरेक्शन में जो प्रकाश की स्पीड है c है, तो इसके क्षैतिज डायरेक्शन में जो प्रकाश की स्पीड होगी वो होगी c cos थीटा। इसको हम मान लेते हैं ये वैल्यू v है। इस डायरेक्शन में ये जो वेग है, वेलोसिटी स्पीड है वो v है और इसकी वैल्यू c cos थीटा आएगी। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसमें कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन सी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, v अपॉन सी। इस सूत्र में अगर हम पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हम क्या करते हैं, इसके लंबवत ये रेखा खींचते हैं और इसकी लेंथ क्या होगी, इस लेंथ के बराबर, अर्थात ये जो लेंथ होगा वो ct होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ct डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ct डैश, और ये होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से c से c कैंसिल हो जाएगा और यहां से t डैश की वैल्यू निकल के आएगी, यहां से t डैश की वैल्यू निकल के आएगी t अपॉन
√1-v² यही होता है टाइम डायलेशन का फॉर्मूला। अगर हम ये स्पीड बढ़ाएं तो ये समय बहुत धीरा होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए ये एक स्पीड से गति कर रही है, एक स्पीड से आगे भाग रही है और ये प्रकाश का पार्टिकल भी उसी स्पीड से जा रहा है। अगर इसकी स्पीड हम प्रकाश की स्पीड के बराबर कर दें तो ये जो प्रकाश का पार्टिकल है, जैसे ये आगे बढ़ेगा जिस स्पीड से, उसी स्पीड से ये और आगे बढ़ेगा, उसी स्पीड से ये और आगे बढ़ेगा, उसी स्पीड से ये और आगे बढ़ जाएगा। अर्थात इसके रिस्पेक्ट में ये समय धीमा हो गया। अगर हम इस स्पीड को, जो प्रकाश की स्पीड है, इसकी गति को, इस यान की गति को थोड़ा और कम करें, इतना कर दें, तो हो सकता है ये थोड़ी देर बाद मिल जाए, लेकिन वो समय बहुत धीमा होगा। अर्थात हम किसी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा, अब अगर हम मान लेते हैं कि इस जो जहाज की स्पीड है ये प्रकाश की स्पीड के बराबर है, तो इसमें जो व्यक्ति बैठा होगा वो प्रकाश की गति से यात्रा करेगा। और मान लेते हैं इसकी आयु 20 वर्ष है, और अगर ये 1 साल तक यात्रा करता है और जब ये 1 साल बाद वापस पृथ्वी पर आएगा तो हो सकता है पृथ्वी पर 80 से 90 या 100 साल बीत चुके होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये भविष्य की यात्रा कर लिया, इसने भविष्य की यात्रा कर लिया। हम जब समय की बात करते हैं तो हम बताते हैं किसी न किसी के सापेक्ष मूवमेंट। अब जब मूवमेंट होगी तो क्या होगा? क्षय होगा, अर्थात नाश होगा। अगर हम इस शरीर की बात करते हैं तो धीरे धीरे ये शरीर क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। धीरे धीरे हमारा समय क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि हम बुजुर्ग हो जाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। हमारे अंदर किस चीज का मूवमेंट हो रहा है? किस चीज की वजह से एक समय में हम बूढ़े हो जाएंगे? किस वजह से हमारा समय आगे बढ़ रहा है? वो है हमारे अंदर जो पार्टिकल है, जो कणों का है, वो मूवमेंट है। अर्थात हमारी जो ब्लड के कण है उनमें मूवमेंट है। अगर वो मूवमेंट इतना ज्यादा हो जाए, बहुत स्पीड हो जाए उसकी, तो हमारा जो बुजुर्ग होने का जो दर है, वो जो समय है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अर्थात टाइम डायलेट हो जाएगा। इसीलिए इस यान में जो यात्री बैठा होगा वो 1 साल में वो बुजुर्ग नहीं होगा। जब वो निकलेगा तो उसके लिए सिर्फ 1 साल होगा, और जब बाहर आएगा तो पृथ्वी पे कम से कम 80, 90 या 100 साल बीत चुके होंगे। अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट, चूंकि वीडियो इतना बड़ा हो गया है इसलिए इसमें बता पाना मुश्किल है, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट, इसके आगे एक वीडियो और डाल देता हूं। उसमें हम बताएंगे महाभारत के वक्त की गई समय यात्रा। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसका अगला पार्ट जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।